मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष पर पहले दिन अगर सवाल उठने शुरू हो गए उसकी निष्पक्षता को लेकर के, तो फिर 5 साल सरकार चलाना किसी भी पार्टी के लिए जो है बहुत कठिन हो जाता है। और इस बार तो नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर कमजोर तो नजर आ ही रहे हैं ना। इस बार जो है मामला पहले जैसा नहीं है जो 2014 और 2019 का रहा। निष्पक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष की होनी भी चाहिए। तो उस सूरत में आप ऑपोजिशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। डिप्टी स्पीकर पद मिल जाएगा तो विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेगा। यही जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई होती तो मुझे लगता है कि अब से सवाल ही उठने शुरू हो गए होते। क्या जेडीयू का या टीडीपी का उनको समर्थन है? नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं क्योंकि 24 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है और सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि स्पीकर कौन होगा। स्पीकर की शक्तियों के बारे में बात करेंगे और क्योंकि इंडिया गठबंधन भी जिद पे अड़ा हुआ है कि वो अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो फिर वो स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट उतार देंगे। राजनाथ सिंह अलग मुलाकात कर रहे हैं, अभी किरण रिजिजू और ओम बिरला की मुलाकात हुई है, उसके बाद क्या पक रहा है इस पर भी बात होगी। और स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अरविंद जय तिलक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमने कई बार सियासी मुद्दों पर चर्चा की सर, और क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा नंबर है तो बीजेपी की कोशिश भी होगी कि स्पीकर उसी का हो। क्या लगता है कि वापस ओम बिरला पर भरोसा जताया जाएगा, क्योंकि उन पर ऐसे आरोप हैं विपक्ष की तरफ से कि उन्होंने सत्ता पक्ष का बहुत ख्याल रखा उस पूरे कार्यकाल में। बिल्कुल देखिए, आमतौर पे तो कहा जाता है कि भाजपा का जो दाहिना हाथ काम करता है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। भाजपा क्या निर्णय लेती है, यह लोगों को बाद में पता चलता है। नाम जिसका चलता है वो पीछे छूट जाता है और जो नेपथ्य में रहता है वो पर्दे पर आ जाता है। लेकिन चूंकि जो फिलहाल नाम चल रहे हैं उसमें चाहे राधा मोहन सिंह का भी नाम चल रहा है, डी पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है जो आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव की बेटी हैं, भाजपा प्रदेश इकाई की अध्यक्ष है। और कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू से भी उनके बड़े बेहतर संबंध है, तो उनका शायद नाम अगर आता है तो विरोध नहीं कर, नाम उनका भी उछला हुआ है। उड़ीसा के जो प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष रहे उनका भी नाम चल रहा है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इस बार जो है मामला पहले जैसा नहीं है जो 2014 और 2019 का रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जो है सरकार चला रही है, तो स्वाभाविक रूप से न सिर्फ उनका राय लेगी बल्कि विपक्ष के तरफ से जो बड़ी चुनौतियां परोसी जाएगी, मुझे लगता है कि पहले दिन से ये चुनौती जो है विपक्ष रखना शुरू करेगा और उससे पार पाने के लिए एक ऐसा लोकसभा का अध्यक्ष भाजपा को चाहिए जिसके पास एक अपना अनुभव हो, संविधान का ज्ञान हो और विपक्ष का भरोसा भी हो। अब ये सवाल उठता है जिसकी चर्चा आपने की ओम बिरला की, कि उन पर विपक्ष को कहीं न कहीं लेकर के एक ऐतराज है कि वह जो है भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। आम तौर पे आप देखिए, आज के दौर में सोमनाथ चटर्जी जैसा होना बड़ा मुश्किल है, जिसको उनकी ही पार्टी ने ही जो है उनको अपने पार्टी से निकाल दिया था और आरोप लगाया था कि वह जो है किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो निष्पक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष की होनी भी चाहिए और संवैधानिक तौर पर जो 93 आर्टिकल में जो उसकी व्यवस्था है कि किस तरह से उसको लोकसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच संतुलन बनाते हुए जो है, जो विधिक कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाना है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा ओम बिरला को पुनः ला करके जो है आगे अपना जो एक 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 कह सकती है कि पक्ष में बाजी रखना चाहेगी? सवाल इतना एक ये भी उठता है कि क्या जेडीयू का या टीडीपी का उनको समर्थन है? देखिए, जेडीयू की तरफ से फिलहाल कोई ऐतराज होता हुआ नहीं दिख रहा है। टीडीपी को जहाँ तक मुझे लगता है कि उसको भी बहुत ऐतराज नहीं होता, लेकिन उसके बदले में वो ज़रूर कुछ चाहेगी। इसलिए कि वह जो आंध्र प्रदेश की जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है, वो वाईएसआर कांग्रेस के दरमियान जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है। अमरावती को जो है इंद्र की अमरावती की तरह राजधानी के तौर पे जो है उभारना है, बनाना है। और चूँकि चंद्रबाबू नायडू एक हाईटेक विचार वाले व्यक्ति माने जाते हैं, तो उनका जो कल्पना होगा अमरावती को, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो चूँकि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो है पैसा देने में कोताही भी नहीं बरतेगी, क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है 2 सहयोगी दलों पर ही ये सरकार का पूरा जो है शिराजा जो है टिका हुआ है। तो मुझे लगता है इन सब के बावजूद भी भाजपा जो है एक अनुभवी और बेहतरीन एक ऐसे व्यक्ति को लाने की कोशिश करेगी कि ताकि जो है विपक्ष को भी बहुत ज़्यादा उस पर ऐतराज न हो। तो मुझे लगता है कि ओम बिरला के नाम को ज़रूर आगे किया गया है, लेकिन ये कोई अंतिम विकल्प के तौर पे नहीं होंगे।
मुझे लगता है कि भाजपा जो है और नामों को जीनत जी वो कहीं न कहीं जो है तलाश रही होगी। जी। अ, एक क्योंकि आने वाले समय में कुछ स्टेट्स में इलेक्शन है, चाहे मैं महाराष्ट्र का ज़िक्र करूँ क्योंकि महाराष्ट्र बिल्कुल, की बिल्कुल। 48 सीटों में डेंट लगा है बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके का और महाराष्ट्र की सत्ता आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र भारत की और जी, काफ़ी धन है वहाँ पर, वहाँ की तो एमसीडी भी कई राज्यों के बजट से ज़्यादा आप जानते हैं कि जी, बजट जी, एलोकेट होता है, तो वहाँ की एमसीडी जी। इतनी धनवान है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या देवेंद्र फडणवीस पर दाँव लगाया जा सकता है? माना जा रहा है, हालाँकि उन्होंने ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, आपने देखा भी। लेकिन खबरें ऐसी भी है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ नज़दीकियाँ हैं, अमित शाह की भी, नरेंद्र मोदी की भी, तो महाराष्ट्र को एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? देखिए आपने बहुत वाजिब बात कही, एमसीडी का जो बजट है लगभग 50,000 करोड़ का है। कहा तो यह हुँ, भी जाता है कि अगर वह उद्धव जी को दे दिया जाए, तो तुरंत हुँ, जो है छलांग लगा के भाजपा के साथ कंधा जोड़ने में कोताही नहीं बरतेंगे। क्योंकि वो शुरुआत से ही चाहते हैं उनके जितने जो कारपोरेटर हैं, जो उनके लोग हैं, सब उसी में ठेकेदारी करते हैं। तो उनके लिए एमसीडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात कि क्या देवेंद्र फडणवीस साहब को, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब को थोड़ा बनाना मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसलिए कि टोटल जो है उनके पास जो है एक अपना राजनीतिक अनुभव है और विपक्ष को भी लगता है कि उनके नाम पे शायद ही जो है, हालाँकि विपक्ष की चाहने न चाहने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जो वहाँ अब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ का अगर कोई स्पीकर होगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन देखिए आज की तारीख में जो है भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन ढंग से लोकसभा का संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। राज्यों का प्रतिनिधित्व उससे होता है, नहीं होता है, या जो है बाद में उसके अपने रणनीतिक तौर पे जो है उम्मीदवारों के चयन से या और तमाम तरीके जो और हैं उसके ज़रिए हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालत में जो है विपक्ष इस बार बहुत सशक्त है। और जिस तरह से पहले पहले से ही जो है कमर कसे हुए है कि किस तरह से हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है जो संसद से लेकर के सड़क तक जो विरोध का प्रस्तावना खींचेंगे, उस पर घसीट लाना है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे लोकसभा स्पीकर की बड़ी भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखिए चाहे वो धन विधेयक का मामला हो, चाहे तमाम संसदीय समितियों के जो अध्यक्ष का चुनाव हो जिसमें विपक्ष जो चाहेगा कि अपनी बड़ी भूमिका हो, तो उसको कैसे मनाना है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा या भरोसेमंद व्यक्ति होगा, कानून का जानकार होगा, जो कि हास्यास्पद स्थिति लोकसभा में न बनने पाए। क्योंकि लोकसभा का जो संचालन जब होता है तो पूरे देश की नज़र उस पे रहती है। प्रिंट से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक उसकी खबरें जो सामने आती है, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई ऐसे व्यक्ति को जो अनुभवहीन व्यक्ति हो या जो लोकसभा में जिसका ठीक-ठाक कार्यकाल 2-4 बार सांसद न रहा हो। वो ऐसे व्यक्ति को चुनने से मुझे लगता है कि थोड़ा परहेज़ करेगी, क्योंकि वो सामान्य जो है लोकसभा स्पीकर का पद नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अनुभव को तरजीह दिया जाएगा। जी। अ, हम नेताओं का ज़िक्र कर रहे हैं, संगठन पर भी भरोसा जताया जा सकता है। जैसे मैं एक नाम और देख रही थी सर आपकी चर्चा में होगा सुनील बंसल। राष्ट्रीय जी। महासचिव और राजस्थान के रहने वाले हैं मूल रूप से और संघ पृष्ठभूमि तो है ही। एक और चीज़ मैं पढ़ रही थी ओडिशा और तेलंगाना का प्रभारी भी रहे और परफॉर्मेंस अच्छी है बीजेपी की। तो हो सकता है कि क्या इन्हें ज़िम्मेदारी मिल जाए क्योंकि अब जब हम स्पीकर के पद की बात कर रहे हैं सर, अब ओम बिरला जी को तो याद किया जाता है कि उन्होंने ऑपोज़िशन के सबसे ज़्यादा माइक जो है बिल्कुल। वो ऑफ किए, बोलने नहीं हुँ, दिया। हुँ। भारी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ। अब जी, उनको संसद जी। से बाहर किया गया, तो उनके कार्यकाल को लेके बहुत सारे सवाल हैं। तो स्पीकर ऐसा भी हो जिसकी निष्ठा अपनी पार्टी के प्रति वैसे तो नहीं होनी चाहिए मगर देखी है लोगों ने। बिल्कुल, देखिए सुनील बंसल साहब मुझे लगता है संगठन के वो आदमी हैं और जो है जिस समय इस समय जो संघ है, उसकी कोशिश भाजपा के प्रेसिडेंट पर अपने लोगों को बिठाने की होगी। उसका लोकसभा से कुछ लेना-देना नहीं है। उसे मुझे लगता है कि सुनील बंसल को उतनी अहम ज़िम्मेदारी भी मुझे नहीं लगता है कि दी जाएगी क्योंकि रणनीतिक तौर पे जो है सांगठनिक जो काम है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और जो है उत्तर प्रदेश की आप स्थिति देख ही रही हैं, बाकी राजस्थान की भी स्थिति आप देख रही हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा मुश्किल होगा और हो सकता है कि बिहार वगैरह में राधा मोहन सिंह को भी आगे कर दिया जाए या कोई और ऐसा नाम सामने भाजपा लाए जो अभी तक जो है बंद मतलब बॉक्स में रखी हुई है और उसको ज़ाहिर नहीं कर रही है। ये भी बातें हो सकती है क्योंकि देखिए जेडीयू की तरफ से कोई या टीडीपी की तरफ से उस तरह का जो है मुझे नहीं लगता है कि प्रतिरोध जताया जा रहा है कि नहीं हमें ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है पूरी आज़ादी है और वो विकल्प खुला हुआ है।
और उस स्थिति में जो है वह कहीं न कहीं जो है ऐसे व्यक्तित्व का वो चुनाव करेगी कि जो भरोसे के लायक विपक्ष के तौर पर हो। ये भाजपा देखिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि विपक्ष में जो है पहले दिन से ही जो जब मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष पर पहले दिन अगर सवाल उठने शुरू हो गए उसकी निष्पक्षता को लेकर के, तो फिर 5 साल सरकार चलाना किसी भी पार्टी के लिए जो है बहुत कठिन हो जाता है। आए दिन जो है सवाल उठने लगेंगे, तमाम तरह के जो निर्णय लिए जाते हैं देश के लिए, तो उस स्थिति में डिबेट के दौरान जो है लोकसभा में अगर जैसा आपने कहा कि जो माइक बंद कर दिया तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो कहा दूसरी बात कि ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को जो कि विपक्ष को भी उस पर किसी प्रकार का ऐतराज़ ना हो, मुझे लगता है कि इस दिशा में जो है भाजपा ज़रूर सोच रही होगी और ऐसे व्यक्तित्व का चयन भी कर रही होगी। जी। और शायद इसीलिए कि राजनाथ सिंह को ज़िम्मेदारी दी गई है, शायद इसी हाँ, वजह से, क्योंकि हाँ। उनका माना जाता है कि हर पार्टी में अपनी फ्रेंडशिप उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कहा, सवाल भी दागा। देखिए यही ज़िम्मेदारी अमित शाह को दी गई होती तो मुझे लगता है कि अब से सवाल ही उठने शुरू हो गए होते। चूँकि राजनाथ सिंह बड़े लो प्रोफ़ाइल नेता हैं, लोगों के बीच में उनके अच्छे संबंध हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं न कहीं जो है विपक्ष के लोगों से भी वो अंदर खाने में बात उनकी चल रही होगी कि भाई आप लोग आप कैसे व्यक्ति को चाहते हैं, किस तरह के व्यक्ति को चाहते हैं। उनके अन्य जो स्रोत होंगे राजनाथ सिंह के वो भी विपक्ष के वो कहीं न कहीं जो है संपर्क में होंगे। तो राजनाथ सिंह बड़े चतुर सुजान व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर के चलने की उनकी एक अपनी कोशिश शुरू से रही है। आप यूपी की राजनीति को देखिए किस तरह मुलायम सिंह यादव परिवार से आज भी उनके रिश्ते नाते बेहतर हैं। तो राजनाथ सिंह को ज़िम्मेदारी देने का मूलतः जो है मंतव्य यही है कि ऐसे ही व्यक्ति का चयन हो जिस पर सभी की सहमति हो और कोई बड़ा वितंडा खड़ा न होने पाए। जी। ऑपोजिशन ने मांग की है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। हालांकि हमने स्पीकर पे चर्चा की, उसमें कई नाम है, अनुराग ठाकुर, ओम माथुर, नरेंद्र सिंह तोमर, के लक्ष्मण का भी जिक्र है, सुनील बंसल की हमने बात की ही, वैसे भी विनोद तावड़े का भी मैंने जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस, और हो सकता है कि ये सब भी ना हो, कोई और नाम ही आ जाए। हालांकि जी। टीडीपी ने तो कोई ऐसी अपनी बात नहीं रखी, लेकिन जेडीयू ने कहा कि हाँ स्पीकर बीजेपी का ही होगा, टीडीपी अपने पत्ते देर से खोलेगी। अब जो डिप्टी स्पीकर की बात है सर, ऑपोजिशन ने तो कह दिया है, और ये 2014 और 19 वाली स्थिति भी नहीं है। तो जी। उस सूरत में आप ऑपोजिशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। आपको लगता है कि डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी, एनडीए अलायंस, नरेंद्र मोदी बड़े आराम से ऑपोजिशन को दे देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि देंगे। भाजपा किसी को देना बहुत कम जानती है। आपने हम्म। मंत्रिमंडल बँटवारा में ही देखा है आपने कि टीडीपी का सिर्फ़ एक ही जो है जो केंद्र ये कैबिनेट मिनिस्टर रखा गया है। आपने देखा कि किस तरह से अब जेडीयू को माना जा रहा था कि कुछ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके हिस्से में कुछ बहुत कुछ आता हुआ नहीं दिखा। विभाग जो भी मिला वो उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसको लेकर के बहुत जो है अति उत्साहित वो हो सके। हालाँकि उसकी अपनी जेडीयू की मजबूरी यह है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। वह नहीं क फिलहाल नहीं चाहती है कि जो मौजूदा गठबंधन बना है, वह जो है कहीं उसका नकारात्मक असर जाए, उसको विधानसभा में नुकसान पहुँचे, इसलिए अभी चुप है। जेडीयू जो कुछ भी उछल-कूद मचाएगी, देखिएगा 2025 के बाद जो है, उसकी अपनी जो डिमांड होगी, वो सामने आना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि 2025 का बिहार का रिज़ल्ट कैसा होगा। अगर बेहतर होगा, तो ये मान के चलिए कि वो जो है उसको कंटिन्यू रखेगी, नहीं तो नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ये मान के चला जाए कि वो भाजपा जो है डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे देगी, सवाल ही नहीं उठता है। वह जो है संतुष्ट करने के लिए टीडीपी को दे सकती है, जेडीयू को दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो है वह विपक्ष को वह देना चाहेगी या उसकी कोशिश होगी। जी। लेकिन फिर इस बार तो विपक्ष स्ट्रांग है ना सर, और संजय राउत की मैं स्टेटमेंट देखती हूँ, या अलग अलग नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो खासतौर से कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। राहुल गांधी को खुद देखिए आप कितना कॉन्फिडेंटली नजर आते हैं। आज तो खैर उनका जन्मदिन भी है, बधाइयों का तांता भी लगा जी, हुआ जी। है। लेकिन लेकिन सर, क्या ऑपोजिशन मान जाएगा? क्योंकि वो तो ये दावा कर रहा है कि हम तो सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ममता बनर्जी को आपने सुना होगा, और जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। और इस बार तो नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर कमजोर तो नजर आ ही रहे हैं ना। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि जो 272 का आंकड़ा है, वो उसके बाद की जो स्थिति है, उसके पहले की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि एक समझदार व्यक्ति कोई भी जो है अच्छी तरह ना समझ रहा हो कि नरेंद्र मोदी जी की आज क्या स्थिति है। हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि माँगने के बावजूद चाहे विपक्ष जितना भी मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी चूँकि मौजूदा समय में जो है, कहीं न कहीं जो है जेडीयू और टीडीपी का जिस तरह से उसको समर्थन हासिल है, यानी आपने देखा कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल के बँटवारे से लेकर के,
जो जो निर्णय लेती जा रही है, प्रधानमंत्री जी पहले ही दिन जो है अब किसानों को लेकर के बिना कैबिनेट के मीटिंग का जो है ऐलान कर देते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वह जो है खुली हाथ जो है इनको समर्थन हासिल है। तो हम्म, इसके बा तो मुझे लगता है कि अगर व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो अगर भाजपा को क्या विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने से ज़्यादा फ़ायदा है कि अपने सहयोगी को देने से ज़्यादा फ़ायदा है? तो ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति कहेगा कि नहीं भाई अपने सहयोगी को देंगे कि उसको ज़्यादा संतुष्ट रखेंगे क्योंकि सरकार उसी से चलनी है। विपक्ष तो आए दिन जो है क्या डिप्टी स्पीकर पद मिल जाएगा तो विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश नहीं करेगा? क्या उन मुद्दों को नहीं उठाएगा जो जिससे कि भाजपा सरकार असहज हो? तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो है एक समझदार राजनीतिक दल जो है, राजनीति में देखिए ऐसा कतई नहीं होता है कि आप जो है अपने विरोधी को मजबूत करें। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भी अमित शाह जैसे, नरेंद्र मोदी जी जैसे जो कि जिनको गुजरात की सियासत से लेकर के दिल्ली की केंद्रीय सत्ता तक जो जो उनके कभी कहा जाता है कि कंधे पर वो सवार हुए, उनको जो है फिर सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके किनारे लगाते गए, कहा जाता है ऐसा। तो मुझे हम्म। नहीं लगता है कि जो है वो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे करके वो वाहवाही लूटने के चक्कर में जो है भविष्य में आ बैल मार वाली स्थिति को जो है उत्पन्न होने पाए। जी। अ, खबरें भी आई थी कि नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं। अब जैसे हम राजनाथ सिंह के आवास पर भी कुछ मीटिंग्स हुई, तो ये हुआ कि ठीक है, उन्होंने एलजेपी थी, जेडीयू और टीडीपी, जिनसे कहा भी कि डिप्टी स्पीकर के लिए कोई नाम सुझाइए। हालांकि अब देखते हैं कि और कौन सी बैठक कब होती है ताकि तस्वीर साफ हो जाए। सर, ओवरऑल फाइनल फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगी। जी। सेशन आपको लगता है कि आराम से चलेगा? जो मनमानियां हमने पहले देखी, कम से कम ऑपोजिशन का हिस्सा, उसका समय, उसके मुद्दे दब तो नहीं जाएंगे? जिस तरह से हम देखते थे पूरा का पूरा विपक्ष बाहर है और बिल पास हो जाते हैं, चर्चा तो भूल ही जाइए कि हेल्दी डिबेट होगी किसी भी बिल पर, नजर रहेगी इस पर भी? आपको लगता है कि कम से कम ऐसा नहीं होगा? देखिए ये मान के चलिए कि बहुत सहज स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि विपक्ष के पास ढेर सारे मुद्दे हैं। चाहे आपने देखा कि सरकार गठन से पहले अग्निवीर का जैसे मुद्दा रहा, पेंशन का हाँ। मुद्दा रहा, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा रहा, किसानों के ऊपर जो बर्बरता से लाठीचार्ज का मुद्दा रहा, ढेर हम्म, सारे ऐसे या महंगाई का मसला रहा। तो आप ये सच मानिए कि पहले दिन से ही विपक्ष जो है कुछ इस तरह की अपनी जो है वहाँ पे उपस्थिति को दर्ज कराने की कोशिश करेगा कि ताकि सत्ता पक्ष को ये लगे कि आप पहले जैसा आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें नेपथ्य में नहीं रख सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि आप चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो या जो है आप राजस्थान को ही ले लीजिए, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी जो है ठीक-ठाक पोज़ीशन में आई है, विपक्षी दलों के जो सहयोगी दल हैं, क्षत्रिय दल उनके अलावा, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी बात को प्रमुखता से उठाएँगे और मुझे लगता है कि इस पर जो है देश का भी ध्यान टिका हुआ कि देखिए विपक्ष इस बार क्या करता है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष जो है कुछ उस अंदाज में आएगा जैसे 2014 और 19 में आया। इस बार राहुल गांधी का आप देख लीजिए, अभी भी प्रतिदिन उनकी कोई ना कोई जो है एक्स पर टिप्पणी आ रही है। अखिलेश यादव जी का देख लीजिए, आपने संजय राउत का ज़िक्र कर ली की। हम्म। तो कुल मिलाकर के जो है कहीं न कहीं जो है 2-2 हाथ करने के लिए विपक्ष तैयार है। जी। और अखिलेश यादव भी दिल्ली आ रहे हैं सर, 37 सांसदों के साथ। अपने भारतीय इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी का जब से उदय हुआ है, सबसे जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर। तो और समाजवादियों की पॉलिटिक्स का स्टाइल आप तो खुद जानते ही हैं, करीब से बिल्कुल, देखा है बिल्कुल। आपने। इतना आसान तो नहीं रहने वाला ना बीजेपी और एनडीए के लिए बिल्कुल सदन। नहीं। देखिए 2027 का विधानसभा का चुनाव है, अखिलेश जी की पूरी फ़ोकस उसी पर है। और ये काफ़ी कुछ जो है लोकसभा में जिस तरह से अपने बातों को रखेंगे और समाजवादियों का जो एक अपना अंदाज़ रहा है और मुझे लगता है कि उस अंदाज़ में ही वो अपनी बातों को रखेंगे और जब 37 लोग जाएँगे और समाजवादियों का आपने देखा ये कि किस तरह से अपनी बातों को रखने में जो है उन्हें महारत हासिल है। तो जहाँ 5 लोग थे और आज जो है आज उसके 7 गुना लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे तो लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वहाँ पे पूरी तरह से जो है हावी होने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह वो केंद्रीय राजनीति में अपने अपने भूमिका को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उनका मतलब सिर्फ़ जो है यूपी फ़ोकस तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो है भविष्य में जो आपने देखा कि किस तरह देवगौड़ा जी देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, चंद्रशेखर जी किस तरह से बन गए, तो वो कहीं न कहीं जो है उस पर भी उनकी अपनी जो है एक नज़र है। जी। एक लाइन में सर, स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, होगा बीजेपी का ही, एनडीए का ही। विपक्ष इस बात को गांठ बांध ले। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखती हैं कि जब बंदरों के बीच में जब रोटियाँ का बँटवारा होता है तब भी बिल्ली जो है दोनों तरफ से उठा कर के खा जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है
हाथी के मुंह में अगर गन्ना आया है तो अगर किसान खींचने की कोशिश करेगा तो उसके लिए तो परेशानी होगी ही। जी। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमने काफी डिटेल में बातचीत की है और ये बात समझ में आई है कि बीजेपी स्पेशली नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वो देना थोड़ा कम ही जानते हैं। तो स्पीकर हो या फिर डिप्टी स्पीकर का पद हो, इंडिया अलायंस भूल जाए कि उन्हें मिलेगा। स्पीकर तो खैर वैसे भी नहीं, डिप्टी स्पीकर मांग रहे थे तो वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन देखते हैं 24 तारीख से क्या तस्वीरें देखने को मिलती हैं। शायद से काम हो हल्ला ना हो और कम से कम सदन से बाहर किसी को ना किया जाए, हेल्दी डिस्कशन हो। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी दर्शकों से भी अपील है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।